offering all sorts of other things. At the moment, Manish Pathre साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Manish Pathre साहब, नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय गणेश देवा, जय गणेश देवा. जी सर. और सभी हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं. वंडरफुल सर, वंडरफुल. तो सर, अब गणपति तो आ गए, तो सरकार ने जो वादे किए थे वो गणपति के पहले सब कुछ होने वाले थे, वो हो गए क्या? आपसे पूछ रहा हूं सर. सरकार के जो भी वादे थे अभी तक वो सब जुमले ही निकले जी. लोगों को जो तकलीफ थी वो लोगों को चालू है. आप देख रहे होंगे तो आज मैं पूरी कल रात हम लोग गणपति के लिए जो गाड़ियां छोड़ी थी लोगों को गांव जाने के लिए, उसकी सब तैयारी चालू थी. शाम को 5 बजे घर पे आके जब मैंने न्यूज देखी है, न्यूज में कम से कम 10 में से 9 न्यूज में सब जगह पे जो आंदोलन चालू है महाराष्ट्र में वही दिखाया जा रहा था. कहाँ पे ओबीसी समाज का आंदोलन चालू है, कहाँ पे धनगर समाज का आंदोलन चालू है, कहाँ पे मराठा समाज का आंदोलन चालू है, कहाँ पे विद्यार्थी जो है उनके हक के लिए रास्ते पे है, तो कहाँ पे जो बेरोजगार तरुण है, युवक है, वो रास्ते पे है. ऐसी 10 में से 9 न्यूज खाली आंदोलन की चालू है. तो ये सरकार ने कौन सी बातें लोगों के लिए की है? राइट ऑन ऑल कमिटमेंट्स. एक भी कमिटमेंट नहीं पूरी नहीं हुई है सरकार की. कहने का मतलब ये हुआ सर, एक कमिटमेंट मेरे ख्याल से सरकार ने पूरी की होगी, जो कि जैसे कि आप मतलब हमें तो मालूम नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं शिवसेना जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है वो चिल्ला के कह रही है कि 50 खोके, और वो लोग इनको कह रहे हैं कि इन्होंने बीएमसी का घोटाला किया. तो उन्होंने 50 खोके की जो कमिटमेंट थी वो शायद पूरी हो गई होगी, इसीलिए उनकी सरकार अभी तक मजबूत है. क्या बात है पाठक साहब. आपने और आप बहुत विरोधी पार्टी जो है रविंद्र चौहान जी को गाजर सम्राट बुलाते हैं. गाजर सम्राट, ये गाजर सम्राट किस लिए बुलाते हैं? क्या वो रोड कंप्लीट किए हैं या सिर्फ होर्डिंग्स लगा दिए पूरे मुंबई गोवा एक्सप्रेस हाईवे के इधर से इस पार से लेके उस पार? सर, मेरा परसों का आप वीडियो देखेंगे तो कोकन के हर चैनल के ऊपर अपना बाइट था, उसमें रविंद्र चौहान ने बताया था कि ये रोड मैंने मोटरेबल ये वर्ड आप ध्यान में रखिए, मोटरेबल करने की कोशिश की है, और अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका दोष हमारा नहीं, हमने उसके लिए अटेम्प्ट किए, ऐसा कह रहे थे हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान. तो उनको मैंने कहा है कि ये जो चीज हो रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही इसमें दोषी हो, क्योंकि आप मिनिस्टर हो. आपने लोगों को ओपन चैलेंज दी थी कि गणपति के पहले कोकन के लिए एक लेन कंक्रीट की सीसी की चालू होने वाली है. आज आप देखिए लोगों को आज भी जाने के लिए 24 घंटा 36 घंटा लग रहा है सर. लोग परेशान है, ऊपर से एक्सीडेंट हुए. आपको मालूम नहीं होगा तो हेवी व्हीकल के लिए कोकन का रोड बंद किया था, लेकिन गए 4 दिन में जो एक्सीडेंट हुए उससे ज्यादा एक्सीडेंट हेवी व्हीकल के वजह से हुए हैं. तो रोड अगर बंद था तो हेवी व्हीकल आई कहां से? इसका मतलब सरकार को कोई पूछ नहीं रहा है, ऐसा होता है क्या? या सरकार को किसी को पूछने की जरूरत नहीं बची है. सरकार को खाली ये पार्टी से कौन आ रहा है, वो पार्टी से कौन आ रहा है, यही देखने की जरूरत है. और इसीलिए मैंने कहा क्योंकि रविंद्र चौहान ने खुद के अभिनंदन के बैनर लगाए थे, और परसों जो इंजीनियर डे हुआ उस इंजीनियर डे के लिए मुंबई गोवा का जो हाईवे है वो बनाने वाले इंजीनियर का उन्होंने सत्कार रखा था सर. और ये सब सिचुएशन में खाली मन से एक ही पार्टी है जो इनके खिलाफ खड़ी है. इनको इंजीनियर को ऐसा वैसा सत्कार नहीं, इनको पब्लिक में लाके छोड़ना चाहिए, इंजीनियर को भी और मंत्री को भी. हमने तो इनको शर्म नहीं आती है क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पाठरे साहब. लगे ना वहां पे कोकन के हिसाब से उनका हिसाब लेना जरूर. पाठरे साहब, तो इनको शर्म नहीं आती क्या? इनको क्या लगता है कि जनता सवाल नहीं पूछेगी? जनता को सड़क नहीं दिख रही है क्या? इनको शर्म बिरम कुछ है नहीं. इनके पास ये बोलते हैं ना कि सत्ता की जो मस्ती है, ये मस्ती इनके ऊपर चढ़ी है. जनता ये मस्ती 100% उतारेगी.
जनता तो मस्ती पाटरे हंसने साहब, पाएगी। जी एक चीज मुझे मानना है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि कोंकण का विकास के लिए हमने इतना पैसे दिए हैं, कोंकण का विकास के लिए हमने अलग अलग सरकारी और सेंट्रल स्कीम्स लेके वहां पर लोगों को बेनिफिट के लिए कर दिया है। उनका कहना, देव फडणवीस जी का कहना है कि ये सरकार ने सबसे ज्यादा काम किए है कोंकण में। तो आप बीच में बोल रहे थे कि रत्नागिरी में आप खुद घूम रहे थे, आधा एमआईडीसी तो ऐसे ही बंद है, एमआईडीसी के जितने भी फैक्ट्रीज है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, सब बंद है। तो विकास हुआ कहां पर है? जो देव फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं कि जबरदस्त विकास हुआ कोंकण में, कहां विकास हुआ है पाटरे साहब? सर विकास हुआ है ना, लोगों को देने के लिए 1000 करोड़ 10,000 करोड़ ये जो घोषणाएं की जाती है, इनका विकास वहां तक ही सीमित है। बाकी जो वास्तव है, वास्तव में विकास लोगों का कुछ हुआ नहीं है। रत्नागिरी एमआईडीसी में सबसे बड़ी कंपनी थी जेके फाइल्स करके, एक जमाने में बहुत बड़ा नाम था, उसके नाम से वहां पे स्टॉप था। आज की हालत ऐसी है, वो जेके फाइल बिक गई, वहां पे अभी नया कंपनी कोई आई नहीं है। आपको मालूम होगा कि विकास ये बता रहे हैं, कोंकण में 700 किलोमीटर का समुंदर का किनारा है। आपने देखा होगा मैप में, आप कभी घूमे होगे तो, रायगढ़ से लेके सिंधुदुर्ग तक, मतलब पनवेल से लेके पूरा बाउंड्री सी का है। और मस्त विद्यालय जो कि कोंकण के लिए, फिशरी कॉलेज जिसे हम कहते हैं, वो फिशरी कॉलेज इंपॉर्टेंट है कोंकण के लिए, बिकॉज वहां पे 700 किलोमीटर का समंदर किनारा है। उनके लोगों को वहां के समंदर के बारे में, फिश के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो फिशरी कॉलेज बना कहाँ पे, या कहाँ पे बन रहा है? नागपुर में, जहां पे समंदर क्या, नदी को भी पानी कब कब रहता है। बुरी बात नहीं, लेकिन इसमें कहना इतना ही है कि कॉलेज के स्टूडेंट को अगर फिशरी के लिए वो एडमिशन लेता है, तो उसको रत्नागिरी जैसी बेस्ट जगह है नहीं, तो नागपुर में फिशरी कॉलेज करके क्या करेंगे ये लोग? Is it because that is the Chief Minister's Deputy Chief Minister's constituency, sir? क्या वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्या, इसलिए नागपुर में बना रहे हैं? नहीं, वो अभी उनके दिमाग में कोंकण को कुछ देना है नहीं। पहली बात तो कोंकण की जो हमारी जनता है, वो आज तक सबको प्यार करती है, सबका सम्मान करती है, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कोंकण में जो पूर्व पर चला आ रहा है कि हम गणपति को फिशरीज कॉलेज इन नागपुर, आई डोंट अंडरस्टैंड। तकलीफ देता है सर, कोई लॉजिक तो होता है ना। अरे भाई 700 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है कोंकण की, सबको मालूम है। जो मेन फिशिंग एरिया इज कोंकण, तो फिशरीज कॉलेज भी वहीं होना चाहिए। अब फिशरीज रिसर्च एंड कॉलेज जो है वो आप नागपुर में बना रहे हैं, इसका लॉजिक क्या हुआ सर? कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सर कोंकण में क्या ला रहे हैं? कोंकण में ला रहे हैं अणु ऊर्जा का प्रकल्प, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि जैतापुर में एक प्रोजेक्ट चालू है जी। अभी नानर ला रहे हैं। नानर के बाद ये जो मतलब बोलते हैं ना कि ये नेचर ने दी हुई एक देन है, ये गॉड गिफ्ट है कोंकण। इस कोंकण को क्या लाना चाहिए? तो टूरिज्म लाना चाहिए था। इस कोंकण में स्मॉल स्केल बिजनेस, जो कि हमारे पंतप्रधान जी सब जगह जाके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमने सबको हाथ को काम दिया है। अरे यहाँ हाथ में जो काम थे वो चले गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा उत्पादन है काजू का, आंबा, जो कि हम हापूस मैंगो बोलते हैं। ये सब के ऊपर कुछ अभी तक प्रोजेक्ट बने नहीं है। प्रोजेक्ट बन क्या रहे हैं? तो अणु ऊर्जा प्रकल्प जिसकी जरूरत थी नहीं, नानर जैसे प्रकल्प जिसकी जरूरत थी नहीं, ये यहाँ पे रिफाइनरी करेंगे तो ये जो फिशरीज की जो मच्छी है ना, ये मच्छी भी नहीं रहेगी समंदर में। और दूसरी बात, इनको अगर जगह चाहिए तो बहुत सी जगह हमारे पालघर या जो भी मतलब जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, जहाँ पे जमीन ऐसी ही पड़ी हुई है, वहां पे ये कर सकते थे। लेकिन ये जानबूझ के प्रकल्प लाते हैं यहाँ पे, और उसके लिए जमीनें खरीदी जाती है। ये जमीनी इतने कम कीमत में खरीदी जाती है और बाद में इसकी कीमत 100 गुना हो जाती है। ये सब बाहर वालों को कैसे मालूम? ये आज तक मुझे सवाल का जवाब कोई यहाँ से मिला नहीं है। पाटरे साहब, आपने काजू के बात किए, आपने आंबा के बात किए, ये टूरिज्म के बात किए, ये अहम चीज है कोंकण के लिए, एब्सोल्यूट।
बिकॉज इसके लिए कोंकण पूरे बेल्ट सिंधुदुर्ग से लेके एवरीथिंग इज फर्टाइल एरिया। राज साहब ने भी कहा टूरिज्म, ये अभी फडणवीस जी कह रहे हैं कि जो काजू बोर्ड का स्थापना शायद बोले कि ये स्थापना फडणवीस जी ने किया है, अलग अलग तरीके से मदद करने के लिए। फिर उन्होंने आगे जाके वंदे भारत के माध्यम से लोगों को वहां पर फायदा होगा। एयरपोर्ट जो सिंधुदुर्ग में खोला है उससे लोगों को फायदा होगा। जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है पूरे कोंकण बेल्ट में, उन सब का रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इस चीज ये सब हो रहा है। तो क्या जो फडणवीस जी बोल रहे हैं गिना के ये सब मैंने किया, इसमें कुछ वजन है कि नहीं पाटरे साहब? सर मैंने लास्ट डिबेट में भी बताया था कि आपको मालूम होगा कोंकण के लिए एयरपोर्ट जो चिपी का और रत्नागिरी में एक छोटा एयरपोर्ट है जो कि वहां पे कोई लैंड होता नहीं है एरोप्लेन लोगों के लिए। दूसरी बात ये चिपी का जो एयरपोर्ट है, यहाँ की जो एयरलाइंस की जो विमान है जो आती है कम और कैंसिल ज्यादा होती है। लोग परेशान है कि टिकट निकाल के कल अगर कैंसिल हो जाता है तो करेंगे क्या। और तीसरी बात ये जो बता रहे हैं कि रेलवे की, तो सबसे बड़ी बात तो ये रेलवे का नाम है कोंकण रेलवे, लेकिन हमारे कोंकणी मानुस के लिए क्या है, तो बस गिन चुन के 4 रेलवे दिन भर में, जो कि टिकट उसकी मिलनी मुश्किल है। लोग साल भर उसके लिए राह देखते रहते हैं। कोई भी सीजन में जाओ कोंकण रेलवे हमेशा फुल, और बाकी सब रेलवे आती कहाँ से? कम 40-50 जो ट्रेन यहाँ से गुजरती है वो आती कहाँ से? तो पूरे भारत से घूम के आ रही है, ज्यादा करके साउथ से आ रही है, आने दो। लेकिन कोंकण के लिए उसका बेनिफिट क्या है फिर कोंकण रेलवे का? अगर जमीन हमने दी है, हमारे लोगों ने बिना कुछ कहे अच्छा हो रहा है तो अच्छे के लिए हाथ बढ़ाया। आज तक उनमें से कई लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, कई लोगों का मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। और फडणवीस साहब क्या बोल रहे हैं कि हमने किया, क्या किया वो बताइए। काजू बोर्ड का आप बोल रहे हैं, काजू को आज भी एक भी फिक्स भाव नहीं मिल रहा है। काजू के लिए कितने नए काजू गए? 5 आप 7 साल सत्ता में है, 2 साल बीच के छोड़ेंगे तो 7 साल में कितने नए काजू लगाए गए? कितने फार्मर्स को आपने अभी तक आगे स्कोप दिया है, या खाली आपके पार्टी के लोगों को कुछ फंडिंग जमा करके देते हैं? But Pradeep ji, this is very unfair and very disturbing, because I still remember when the Konkan Railway was just coming in way back in 1993-94. बिल्कुल ये बात हो रही थी कि किस प्रकार पूरे कोंकण की काया पलट हो जाएगी, किस प्रकार वहां पर डेवलपमेंट हो जाएगी, किसी को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कोंकण के जितने लोग हैं वो पहली बार देखेंगे कि विकास कैसे होता है। लेकिन अभी जैसे ये बता रहे हैं, पाठरे साहब बता रहे हैं कि यार जिन लोगों ने जमीन दी, बाकी सब दी, आज तक उनको पूरा मुआवजा भी नहीं मिला जैसा मार्केट रेट पे मिलना चाहिए। और उसके अलावा कोंकण रेलवे से कोंकण के लोगों को क्या फायदा हुआ अभी तक ये किसी को मालूम नहीं है। तो पाटिल साहब इसका सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है इसका, आगे क्या? और एक लास्ट टाइम मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि इसमें सबसे बड़ी बात लास्ट टाइम जो बताई थी आपको कि हमारी जो बाजार पेट है, मतलब मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो सबसे पहले आती थी वडकल का सबसे बड़ा मार्केट। वडकल के बाद आप आगे जाएंगे तो आपको इंदापुर, कोलाड, उसके बाद इंदापुर के बाद आपको आता था मानगांव, मानगांव के बाद आता था पहाड़, पहाड़ के बाद आता था पोलादपुर, पोलादपुर के बाद आता था खेड़, भरनानाका, उसके बाद आता था चिपलून, चिपलून के बाद था अपना सावर्डे, सावर्डे के बाद था संगमेश्वर, संगमेश्वर के बाद लांजा, लांजा के बाद राजापुर, राजापुर के बाद कनकौली, कनकौली के बाद कुड़ाल। ये जो बाजार पेट थी जहां पे लोग कई सालों से अपना बिजनेस कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज वहां से भागे नहीं है। मेरा कहने का रोक समझिए आप, खाली मुझे इतना बताना है, ये सब बाजार पेट को, मतलब ये मार्केट एरियाज को इन्होंने फ्लाईओवर से खत्म कर दिया। वहां पे फ्लाईओवर दिया और वो फ्लाईओवर जहां पे उतर रहा है उसके बराबर आजू बाजू में के इलाके में, आगे के इलाके में, आगे या पीछे के साइड दोनों बाजू जहां पे उतरता है वहां पे बाहर से आके लोग जमीनें खरीदते हैं। हमारे लोगों को मालूम भी नहीं है फ्लाईओवर बनने वाला है, कहाँ उतरने वाला है, उसके पहले ये सब ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों को कैसे पता चलता है, गुजरात में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, कहाँ पे भी रहने वाले रहने दो, उनको कैसे पता कि ये एरिया में जमीन लेनी प्रॉफिटेबल है?
वो कहां से आ जाते हैं? बीच में आपने सुना होगा कि नानार के टाइम 200 लोगों की जो लिस्ट आई थी उसमें सब कौन थे? एग्जैक्टली। और वहां के हमारे ये दलाल जो कि सत्ता में थे, शिवसेना, उनके लोग पकड़े भी गए थे उस मैटर में। जी दुरुस्त बात। तो अभी उस पे एमएनएस क्या प्लान कर रही है सर, ये तो बताएं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे जी के नेतृत्व में आप क्या प्लान कर रहे हैं? आपके किस प्रकार आप कोंकण के लोगों को इंसाफ दिलवाएंगे, वो जरा बताएं सर। सर आप देखे होंगे तो हमारे पूरे कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, इनको हमने ऑलरेडी सबको मालूम है, हमारी बैठक में भी लास्ट डिसाइड हुआ था कि कोंकण के लिए जो लोग निकलेंगे 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख तक उनको हेल्प जितना हो सके अपने तरफ से करना है। कहाँ पे चाय के लिए उनके लिए अगर सोई की होगी तो कहाँ पे मेडिकल के लिए, या अपने लोग खड़े हैं ट्रैफिक के लिए। दूसरी बात आप देख रहे होगे कि ये सब पोल खोल है, ये खाली मन से कर रही है। इन्होंने रोड बनाने के नाम पे कशेड़ी का जो बोगदा खोला है, वो टनल के अंदर आपने देखा होगा कि वो टनल पूरा अभी तक बना नहीं है जी। अभी हमारा कोंकण के ऊपर परशुराम भगवान का हाथ है ऐसा समझते हैं, गणपति बप्पा का हाथ है, बहुत से हमारे जो कि ग्राम देवता है उन लोगों का हाथ है, आशीर्वाद है। ये जो रिस्क के ऊपर काम कर रहे हैं, कल एक आध बुरी घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कोंकण के साथ बहुत दूजा भाव कर रहे हैं, ये सरकार हो या इसकी पहली सरकार हो। यहाँ पर सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक परशुराम घाट का सवाल है और जहाँ तक परशुराम जी का सवाल है, वो कोंकण आज की तारीख में एग्जिस्टेंस में है भगवान परशुराम जी की वजह से, सीधी सादी बात है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं आपको, मैं चाहूंगा आप उस पर रिएक्ट करें। आज अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आई है कि महाराष्ट्र में ये टोल बढ़ा रहे हैं और पंजाब में हमने 12 टोल बंद कर दिए, टोल प्लाजा बंद कर दिए, और आगे जाकर के प्लान है कि कोई 10 या 12 को छोड़ करके बाकी सब टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे पंजाब में। पाठरे साहब। सर मैं इस बात पे अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले शुक्रिया कहता हूं कि पंजाब हो महाराष्ट्र हो, ये देश एक है। इस देश में रहने वाले हर नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए। अगर हम गाड़ी खरीदते वक्त टैक्स भर रहे हैं, गाड़ी के ऊपर रोड टैक्स भर रहे हैं, तो हमें टोल की जरूरत कहाँ आती है? और ऊपर से कोई चलो अच्छे रोड बनते हैं जो कि बहुत मुश्किल रहता है, 250 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर अपना बचता है तो ऐसे रोड वहां पे टोल लगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने कल परसों की न्यूज सुनी होगी कि मुंबई में जो टोल नाका है, वाशी का हो, मुलुंड का हो या फिर दहीसर का हो, ये तीनों टोल नाका का काम वहां की बीएमसी जो है लोकल कॉर्पोरेशन कर रही है। अगर कुछ गड्ढे गिरते हैं, कुछ होता है, तो ये टोल किस बात का ले रहे थे? आज तक ये बात इन्होंने बताई नहीं है। ये क्या चीज की टोल ले रहे हैं? मुंबई में गाड़ी आने का टोल ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं या टोल ले रहे हैं? और अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर ये टोल बंद कर सकते हैं, उनके हाथ में तो अभी पूरा देश की सत्ता तो है नहीं, फिर भी अगर उनमें हिम्मत है, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने की चाहत है, तो हम उनको शुक्रिया देंगे। और मैं हमारे गवर्नमेंट को, शिंदे सरकार को इतना बताऊंगा कि देखिए, जब आप सत्ता में थे उद्धव ठाकरे के साथ, तब आपको लगा था कि उद्धव ठाकरे घर पे बैठ के कुछ नहीं कर रहे, आप बाहर घूम के कुछ नहीं कर रहे, ऐसा लोगों को कहने की नौबत ना आए। उसके पहले आप अगर ये टोल बंद करना हो, लोगों का जो अभी स्टूडेंट रास्ते पे उतर रहे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सभी चीजों में जी, अगर आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा है और आरक्षण के लिए अगर जॉब ही नहीं बचेगा, सब जगह प्राइवेटाइजेशन ही होगा, तो आरक्षण का फायदा क्या होगा आगे जाके? दुरुस्त बात। पाटरे साहब, आज के तारीख में क्या हुआ कि जो जलना में आंदोलन मराठा रिजर्वेशन हुआ था, एकनाथ शिंदे जी ने जाके फ्रूट जूस खिला के उस चीज को थमा दिया, वहां पर थोड़ा खत्म कर दिया। मगर नाना पाटोले जी ने आज एकनाथ शिंदे जी पे आरोप लगा दिया है कि मनोज जरंगा पाटिल को आप ही ने बिठाया था वहां पर। ये नाना पाटोले जी कांग्रेस के लीडर का कहना है, और उन्होंने आगे जाके कहा कि लाठीचार्ज कराने वाला देवेंद्र फडणवीस जी थे। तो ये आंदोलन जो अपने रिजर्वेशन के बाद ये महाराष्ट्र में एक उग्र आंदोलन सब जगह से चालू हो गया। आज नागपुर में से ओबीसी के टोटल
बड़ा एक रिजर्वेशन और मोर्चा मुंबई की तरफ प्रस्थान कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग मंत्रालय के घेराव करेंगे। तो आज पूरे महाराष्ट्र पाटरे साहब, पूरे महाराष्ट्र रिजर्वेशन के आग में फंसा हुआ है। आप इसको कैसे देखते हो आगे जाके? सर, मेरे ख्याल से लोगों का ध्यान बंटवाना ये सरकार का काम है। जो इनके ऊपर जो अभी आरोप चालू है, जैसे कि पहले तो शिंदे सरकार को खींचा उन्होंने, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस समय से 50 खोखा का जो अभी तक इल्जाम लगाया जा रहा है उसके ऊपर कोई अभी तक ठोस ऐसा कुछ भूमिका नहीं सरकार की तरफ से। ऊपर से जो सरकार के खिलाफ थे वो अजित पवार जी, जो कि एनसीपी का एक गुट उन्होंने खींचा। तो इसके वजह से बीजेपी की जो प्रतिमा है वो पूरी मलिन हो चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि भाजपा ये सबसे करप्टेड पार्टी भाजपा है। मेरे ख्याल से आज ही मैंने एक कुछ जोक में कुछ आया था, उसमें जैसे हम बोलते हैं कि गंगा में मतलब अपने पाप धोने होंगे, तो पाप धोने के लिए हम लोग जाते हैं एक तो गंगा में, जो कि हमारी श्रद्धा स्थान है, और दूसरा अगर आपके पाप बहुत ज्यादा होंगे जो कि कहाँ पे धुल नहीं सकते, तो आपको बीजेपी में जाना पड़ेगा। ये दो जगह अभी इंडिया में है जहाँ पे पाप धो के आप साफ हो सकते हैं। तो ये आज की सिचुएशन है। और ये आरक्षण के मुद्दा पे ये महाराष्ट्र को कुछ अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश है। आपने अगर देखा होगा तो इसकी जो भी मतलब पहले तो जरांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री जी वहां पे गए, तब उपोषण छोड़ा। उपोषण छोड़ने के दूसरे दिन बाद नारायण राणे जो है एमपी लोकसभा के, उन्होंने कहा कि जो 96 कुली मराठा है उनको ये आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनको अलग आरक्षण चाहिए। उसके 2 दिन के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस ओबीसी के जो मोर्चा है उसमें जाके बैठ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपका आरक्षण वैसा ही रहेगा, आपको कुछ तकलीफ होगी नहीं। फिर उसके बाद धनगर समाज के लिए उन्हीं के एक एक्स मिनिस्टर मंत्री है जो कि गोपीचंद पडलकर, वो उनके लिए फाइट करने के लिए आगे आ रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में ये जाति पाति का राजकारण जो है उसको बढ़ावा देना, ये सब काम चालू है, क्योंकि इन्होंने जो पाप किए, इन्होंने जो किया है वो छुपाने के लिए सब चालू है। अभी महाराष्ट्र के सामने मैं हमेशा बता रहा हूं कि एक ऑप्शन महाराष्ट्र के सामने है, एक लास्ट पर्याय महाराष्ट्र के सामने है, वो है राज साहब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और रेलवे इंजन। एक बार लोगों ने ये सोच के बनसे को राज साहब को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन बाकी सबको लगता नहीं है सर, ये इसी विषय में पाटरे साहब हम न जाने कितनी मर्तबा बात कर चुके हैं आपसे भी, बाकी सब लोगों से भी, कि जिस प्रकार आज की तारीख में मराठा एजिटेशन चल रहा है और उनको आरक्षण की कमिटमेंट दी गई है, उनको कहा गया है कि हम आपके लिए आरक्षण देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दो बार इस चीज को रिजेक्ट कर चुका है। महाराष्ट्र की खुद की जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है वो 4 बार रिजेक्ट कर चुकी है। वो कह चुकी है कि मराठा बैकवर्डनेस जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें नहीं बैठता है। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे आश्वासन दे सकते हैं ये? सर, इसमें आपको भी मालूम होगा शायद कि 50% का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। जो 33% मतलब 27% जो ओबीसी समाज को आरक्षण दिया गया है उसमें इतनी जाति आती है कि आप सोच भी नहीं सकते, गिनना भी बहुत लंबी बात है। और उसके ऊपर अगर आपको आरक्षण देना है, हमारा भी कहना है अगर किसी को जरूरत है आगे बढ़ना है तो उसे मदद मिलनी चाहिए, और आरक्षण से उसको मदद मिल सकती है तो 100% उसको मिलनी चाहिए। लेकिन ये हाथ में किसके है, तो केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार को घटना में कुछ उसमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, जो कि 50% का कोटा है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो उनको अगर पॉसिबल है तो फिर यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर 370 कलम रद्द कर सकते हैं, आपको जो चाहिए, बीच में आपको मालूम होगा कि पूरे फार्मर्स रास्ते पे उतरे थे, नई दिल्ली हो हरियाणा हो, पूरा जाम करके रखा था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन लाने वाले थे उससे खेतीबाड़ी बेच के उनके गुलाम होना था। तो ये सब अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। गवर्नमेंट इसके लिए किस चीज का राह देख रहे हैं? शायद आगे जाकर के जाति और जाति के बीच में लड़ाई हो, शायद इस चीज की राह देख रही हो, क्योंकि आपने लड़ाई तो लगा ही दी है।
ओबीसी का एजिटेशन शुरू हो गया है, स्टूडेंट्स का एजिटेशन चल रहा है, मराठा एजिटेशन चल रहा है, ये क्या चाह रहे हैं, और विच इज गोइंग टू बी रियली एंड ट्रूली सैड। बट सर इसी में एक बात जाते जाते बोलना चाहूंगा कि आपने सर देखा होगा कि जब राज साहब ठाकरे जरांगे पाटिल जी को मिलने को जब गए थे जी, उन्होंने एक ओनली लीडर इन महाराष्ट्र की उन्होंने क्लियर बता दिया था कि अगर आपको आपकी जान सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, आपकी जान, दूसरी बात ये आपको बहुत गुमराह कर रहे हैं, आपका फायदा ले रहे हैं, आप इससे समझ लो आरक्षण देना इनके हाथ में है नहीं, ये आपका खाली यूज कर रहे हैं, उनके यहाँ पे जाके बता के सच्चाई सामने लाने वाले लीडर खाली राज साहब ठाकरे हैं। ऊपर से उन्होंने वो भी बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर ये लोगों से ये जो झूठ बता रहे हैं इनको आप कोई भी इनके साथ अभी जाओ मत, ये उन्होंने उनके मीटिंग में उनके सभा स्थल पे जाके बताया था। अकेले राज ठाकरे हैं ऐसे नेता जिन्होंने सच बोला, सीधी सादी बात है, और किसी ने नहीं बोला। अकेले राज ठाकरे ने बोला भाई ये अभी पॉसिबल नहीं है, जब तक के संशोधन नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंटर में, पार्लियामेंट में, उसके बगैर नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। थैंक यू सो मच पाटरे साहब, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप सभी को फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी, और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मन से, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर, जय शिवाजी। But I hope everybody learns a lesson from this. Do we have any comments coming from? Any comments? I'm not sure if we have any or not. I did hear a yes from outside. I'm not sure. All right. So can we take a look at the comments? But once again, for everybody, कल गणेश चतुर्थी है, सब लोगों के घर में आज गणपति आ चुके होंगे, कल उनकी स्थापना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गणपति के आगमन से जो मुंबई की कायाकल्प हो जाती है, पूरे महाराष्ट्र की कायाकल्प हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रदीप जी भी उम्मीद करते हैं, हम दोनों उम्मीद करते हैं कि गणपति सबको प्रॉस्पेरिटी दे, हर खुशहाली हो हर जगह पे, हर एक को अकल दे। सबसे बड़ी बात यह है, अकल होनी चाहिए लोगों में, विजडम, इंटेलेक्ट। यस। और तीसरी चीज़ है, अगर कोई किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर मराठा आरक्षण में सरकार झूठ बोल रही है, जैसा कि मन से कहती है, जैसा कि कांग्रेस ने कहा, जैसा कि उद्धव ठाकरे के लोगों ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सच बोलेंगे और आकर कहेंगे कि भाई ये तरीका है, हम इस तरीके से आगे करने वाले हैं। क्योंकि प्रदीप जी, जातिवाद और जातियों के बीच में अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो वो महाराष्ट्र के लिए घातक होगा। That will be terrible. I hope that never happens. I really and truly hope that never happens. Right? Can we take a look at the comments, please? Let's see what's there. I can't see a thing. What is this? 1, 2, 3, 4. What's going on? What is this? He's talking about Vishal Builders. Oh, Vishal Builders. Now 90% work is complicated. Complicated or completed? Completed, probably. All right. No, if it is, congratulations to you. Wonderful. Gee. If it is, wonderful, wonderful. Now 94 single organs complete. Single organs? Single? I don't understand. I don't understand what that means. चलिए आगे बढ़े। बजाज साहब और नाम्बियार साहब, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इंडिया में ज़्यादातर मंडल कमर्शियल हिसाब से चल रहे हैं। जो किसी को बेनिफिट्स दे गए तो उसको भी बेनिफिट्स मिले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ये बेनिफिट्स ने गलत और सही का फ़र्क ख़त्म कर दिया है। ऐसा कौन कह रहे हैं साहब? फिट वाले इद्रिस 5416 जी। Which mandals is he talking about? Is he talking about the Ganpati mandals or is he talking about Mandal Commission? I'm not sure. Samantha Ruth Prabhu to star opposite Salman Khan in Karan Johar's next film. Right? Can we take a look, please? Maza aayega. Abhilash Dwivedi ji wants to see Samantha Ruth Prabhu with Mr. Salman Khan.
Don't we all? That'll be nice. I think, is that it or do we have any more? Hey, India alliance is of no consequence. Chopra old monk, Rajesh Kumar Vishwanathan. I think that's for me. That is definitely for me. Thank you very much. You know, I stopped drinking old monk long time ago. Tamanna Bhatia spotted in gorgeous looks. I mean, in a gorgeous look. How can one look be looks? Anyway, at the airport, and MD FORID and 9437 Mohammed has sent 6 kisses to her. Isn't that lovely? What a lovely girl anyway. Tamanna Bhatia is an absolutely lovely person. Really, truly lovely. Is that it? Do we have any more? That's just about it. Right. So when I ask a question, my earphone seems to have come back. Prior to that, it wasn't there. Right. Thank you very much. That's just about it for this show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप लोग कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें. We love to read your comments. We love to know your response. This is your channel. नेशन नाउ आपका चैनल है. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं. बहुत शुभकामनाएं. गणपति बप्पा मोरया. That's it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम.